हम्म। सर वो बोरॉन हो गया था। चलो जल्दी सा कंपाउंड्स ऑफ बोरोन देख लिए थे। कंपाउंड्स ऑफ बोरोन अभी हम देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कंपाउंड में दो ही आपको पढ़ना है, एक आपका AlCl3 का प्रिपरेशन मेथड और दूसरा आपको एलम पढ़ना है, एलम। तो AlCl3, पहले हम AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन देखते हैं। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? जैसे एल्युमिनियम का रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराते हैं, या तो एल्युमिनियम हो, एल्युमिनियम एल्युमिना, आपको पता होना चाहिए कि Al2O3 को एल्युमिना बोला जाता है, एल्युमिना एल्युमिना। और यह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किसी भी डाइल्यूट एसिड से हम करा देते हैं तो आपको AlCl3 मिल जाता है। जैसे सिंपल सा रिएक्शन दिया हुआ है कि एल्युमिनियम का HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि AlCl3 मिल जाएगा, AlCl3 मिल जाएगा, AlCl3 मिल जाएगा। और साथ ही साथ क्या, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। मेटल्स, मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, एल्युमिनियम एपोट्रिक नेचर का होता है। तो एल्युमिनियम बेस के साथ भी रिएक्ट कर सोडियम मेटाइलुमिनेट बनाता है। इसी तरह Al2O3 का भी रिएक्शन आप देख सकते हो HCl के साथ, वहां पर भी एल्युमिनियम क्लोराइड मिल जाएगा। इसी तरह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी रिएक्शन दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये एक पहला प्रिपरेशन मेथड। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना है कि इससे, इस मेथड से जो एल्युमिनियम क्लोराइड आपको मिलता है ये आपको हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है। क्या? हाइड्रेटेड फॉर्म। एल्युमिनियम क्लोराइड जो आपको ऑब्टेन होता है वो आपको हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है, मतलब AlCl3.6 वाटर, ये इसका हाइड्रेटेड फॉर्म है, ये इसका हाइड्रेटेड फॉर्म है। तो अगर आपको एनहाइड्रस AlCl3 चाहिए तो आप क्या करोगे? आप ऐसे मत करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुके हैं कि अगर आपको AlCl3 हाइड्रेटेड फॉर्म, एनहाइड्रस एनहाइड्रस फॉर्म अगर चाहिए तो इसको हीट करने से AlCl3 एनहाइड्रस नहीं मिलता है। इसके लिए क्या करता है ना, अगर आप AlCl3 को हीट करोगे तो ध्यान रखना, AlCl3 को हीट करने से AlCl3 एनहाइड्रस नहीं मिलता है। अगर आप AlCl3 को हीट करोगे तो आपको ये हाइड्रोलाइज होकर Al2O3 देता है। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो वी नेवर गेट AlCl3, आपको Al2O3 मिलेगा। ये एल्युमिनियम हाइड्रेटेड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाइड्रोलाइज होकर Al2O3 देता है। यहाँ पर एक चीज और बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको सही में AlCl3 एनहाइड्रस चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ड्राई HCl के प्रेजेंस में इसका हीटिंग करते हैं। तो ये ध्यान रखिए, करेंट ऑफ ड्राई HCl इज पास, इसमें हम करेंट ऑफ ड्राई HCl पास करते हैं तब जाकर AlCl3 एनहाइड्रस मिलता है। जो भी आपका इस केस में भी जो भी आपका Al2O3 बनता है ड्राई HCl के साथ रिएक्ट कर वो अगेन AlCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले आप क्या करोगे, प्रिपरेशन मेथड क्या होगी, एल्युमिनियम को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रेटेड AlCl3 मिला। हाइड्रेटेड AlCl3 से अगर आपको एनहाइड्रस AlCl3 चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक करेंट ऑफ ड्राई HCl पास करते हैं। अगर इसी का हाइड्रेटेड AlCl3 का हीटिंग कर दिए तो कभी भी हमको AlCl3 नहीं मिलेगा, Al2O3 मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरीका से जो ये मेथड है ना, इसी तरीका से आप चाहो तो FeCl3 भी प्रिपेयर कर सकते हो। अगर FeCl3 को बनाना है तो क्या करेंगे, आयरन का रिएक्शन ड्राई HCl, आयरन का रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करा देंगे तो आपको भी FeCl3 मिल जाएगा। FeCl3 भी आपको हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा, दैट इज FeCl3.6 वाटर।
तो ये बातें भी ध्यान में रखना है। इसलिए लिख दिया है कि FeCl3 कैन बी प्रिपेयर्ड इन द सेम वे। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मेथड दिया हुआ है, सेकेंड प्रिपरेशन मेथड एक बार पढ़ लीजिएगा क्या दिया हुआ है कि अगर आप एल्युमिनियम का, अगर आपको एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब क्या, फ्री फ्रॉम वाटर, एनहाइड्रस AlCl3 बनाना है तो क्या करोगे, एल्युमिनियम का रिएक्शन हम ड्राई क्लोरीन से कराते हैं, ड्राई क्लोरीन, तो डायरेक्टली हमको क्या मिल जाएगा, AlCl3 मिल जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, एल्युमिना का रिएक्शन हम कोक के प्रेजेंस में, कोक के प्रेजेंस में Cl2 गैस पास करते हैं, ये एल्युमिना है। एल्युमिना का रिएक्शन कोक के प्रेजेंस में Cl2 गैस पास करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एनहाइड्रस AlCl3 मिलेगा, मीन्स यहाँ पर ये हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं मिलेगा, तो ये बात को ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज एक बार देख लीजिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसका। ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्युबल इन वाटर्स है, ये कोवेलेंट नेचर्स का होता है, ये पहले ही बता चुका हूँ, AlCl3 कोवेलेंट नेचर्स का होता है। इट इज डेलिकेसेंट इन नेचर, डेलिकेसेंट इन नेचर का मतलब होता है अगर मैं AlCl3 को खुले में छोड़ दूं तो ये क्या करेगा, मॉइस्चर, एयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्या है, डेलिकेसेंट नेचर का होता है। फिर इंपॉर्टेंट बात दिया गया है कि AlCl3, ये पूछते हैं कि AlCl3 जो होता है इट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, इट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, तो इसका सिंपल सा लॉजिक होता है AlCl3 क्यों, AlCl3 फ्यूम्स इन ड्राई, सॉरी, fumes in moist air due to the formation of HCl, HCl gas formation होने के कारण it fumes in dry, moist air। क्या होता है, AlCl3 वाटर के साथ रिएक्शंस कर कर एक तो Al2O3 बना लेता है और साथ ही साथ HCl बना लेता है। इस HCl के कारण में क्या होता है, it get fumes in moist air। फिर AlCl3 क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3 कोवेलेंट नेचर का होता है। फिर AlCl3 एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में बताओ ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, AlCl3.6 वाटर, और अगर इसको चाहो तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में हुआ, तो ये भी बात ध्यान रखना है आपको। AlCl3 जो होता है ना, AlCl3 हम जानते हैं AlCl3 कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड है। इस एल्युमिनियम के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, एल्युमिनियम के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करता है, ये हमेशा डायमर बनाता है, डायमर बनाता है। डायमर कैसे बनाता है, ये डायमराइज कर जाएगा इसका 2 यूनिट और ये क्या बना लेगा, Al2Cl6। इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, AlCl6 का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, 2 एल्युमिनियम है, 6 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ, 2 ब्रिज्ड क्लोरीन होते हैं, देखो ये बॉन्ड बना लिया, ये भी इधर बॉन्ड बना लिया। इस एल्युमिनियम के, इस क्लोरीन के वैकेंट सेल्स में, सॉरी आउटर मोस्ट सेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक तो बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो अभी क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसी तरह ये क्लोरीन भी क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो ये ध्यान रखना। AlCl3 में देखोगे तो एल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बट ये जब ये डायमंड बनाता है तो ये एल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है, पहला इंपॉर्टेंट बात। ये जो यहाँ पर देख लो, ये भी एक ब्रिज बॉन्ड है, जैसे B2S6 में डायबोरेन में ब्रिज बॉन्ड होता था, इसमें भी एक ब्रिज बॉन्ड है, इसमें भी एक बनाना बॉन्ड है। इस बनाना बॉन्ड का नाम है 3 सेंटर। यहां से यहां तक देखोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो यहाँ पर देखोगे एक नॉर्मल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए इसको बोला जाता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जाता है।
तो B2S6 में अगर आपको याद हो तो उसको क्या बोलते थे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते थे। बट AlCl3 में क्या होता है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते थे। तो ये बात ध्यान रखना है। ये भी क्या है, ये जो क्लोरीन आपको दिखाई दे रहा है ये आउट ऑफ प्लेन है, ये क्लोरीन जो है इनटू प्लेन है। मतलब अगर इसमें पूछा जाएगा कि हाउ मेनी एटम्स लाइज इन द सेम प्लेन तो क्या बोलोगे, 6 एटम सर। 6 एटम्स। ये क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन, एल्युमिनियम, ये क्लोरीन सेम प्लेन में, ये क्लोरीन बाहर, ये क्लोरीन अंदर। तो ये बातें भी ध्यान रखना है आप। इसको हम 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। ये डायबोरेन में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते थे। ये भी एक तरह से ब्रिज बॉन्ड है, ये भी एक तरह से बनाना बॉन्ड है, बट यहाँ पर नाम चेंज हो गया, इसको हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये जो क्लोरीन देख रहे हो टर्मिनल क्लोरीन है सब। टर्मिनल क्लोरीन इज नॉर्मल क्लोरीन, दैट इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये दोनों क्लोरीन जो है ये सब क्या है, ब्रिज्ड क्लोरीन है, ब्रिज्ड क्लोरीन। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, इसमें प्रिपरेशन टेक्निक्स इसका ध्यान रखना है कि कैसे 2-3 प्रिपरेशन टेक्निक्स है, उसको आपको ध्यान में रखना है। फिर ये जो इसका ये कोवेलेंट नेचर्स का होता है और ये डायमर बनाता है, ये बात ध्यान रखना है। और कभी भी हम हाइड्रेटेड AlCl3 का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हीटिंग करते हैं सॉरी, तो कभी भी आपको AlCl3 + 6 वाटर नहीं मिलेगा, आपको हमेशा हमेशा Al2O3 मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, हाइड्रोलाइज हो जाता है। अगर आपको सही में एनहाइड्रस AlCl3 बनाना है तो आपको इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl पास करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको AlCl3 एनहाइड्रस मिलेगा। आज बच्चे काफी कम है, 1 2। अच्छा अच्छा, आप लोग को ईद को छुट्टी नहीं मिली? तो चलो, जो भी मेरे मुस्लिम भाई हैं उनको, उनके लिए ईद मुबारक। कोई है ना, या सब छुट्टी में है आज? नहीं सर है, थैंक्स। अच्छा चलो, तो आपको ईद मुबारक। अच्छी तरह से पढ़े लिखे, अच्छे सफल डॉक्टर और सफल इंसान बने। यस सर, वेलकम। चलो, घर में ही हो, अगर कोचिंग आना पड़ता तो छुट्टी चलो मिलता, घर में ही हो तो पढ़ लो। और ऐसे एग्जाम देखो, अभी तक तो डेट नहीं निकला है, 2-3 महीना में एग्जाम हो जाए तो बहुत अच्छा है। जो भी आपका अगस्त में 1 अगस्त को है, अभी तक आप लोग का फॉर्म निकला क्या? फॉर्म वॉर्म नहीं सर, अभी तक नहीं। नहीं निकला। देखो अगस्त में एग्जाम होता है या नहीं, अगस्त में होने का तो संभावना कम है। जब भी हो, बट आप लोग पढ़ते रहें, ऐसा पढ़ते रहें कि अगर 1 अगस्त को भी एग्जाम हो तो आप लोग अच्छा करें। 1 अगस्त को ही टारगेट करके एग्जाम में पढ़ाई करें। अगर प्लस टाइम मिल जाता है तो और एडवांटेज है। चलो उसके बाद एलम देख लो, एलम। तो एलम देखो क्या होता है, एलम आर बेसिकली डबल सॉल्ट। हम लोग डबल सॉल्ट पढ़ चुके हैं। डबल सॉल्ट कहाँ पढ़े? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डबल सॉल्ट। हमको ये भी पता है कि डबल सॉल्ट ओनली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक्वस फेज में क्या होता है, अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेक हो जाता है और वो प्रत्येक आयंस का टेस्ट देता है। बताया डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या फर्क है। तो एलम्स क्या होता है, इट इज बेसिकली ए डबल सॉल्ट हैविंग फॉर्मूला क्या होता है, M2SO4 और M-2 हाँ M-2SO4 whole 3.24 watt। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एलम्स। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला ऑफ एलम। यहाँ पर ये ध्यान रखना, M जो होता है मोनोवैलेंट केटायन होता है, ये मोनोवैलेंट केटायन होता है। और ये जो M- है ये ट्राइवैलेंट केटायन है, ट्राइवैलेंट केटायन। मतलब ये मोनोवैलेंट केटायन, मतलब जिसका वैलेंसी 1 हो।
मतलब यहाँ पर कौन कौन सा ये ध्यान रखना है। एम क्या हो सकता है, या तो अमोनिया हो सकता है, या तो सोडियम हो सकता है, या तो पोटासियम हो सकता है, या तो मैं सोडियम पोटासियम रुबिडियम हो सकता है, या तो सीजियम हो सकता है। यही सब एलिमेंट यहाँ पर आप एम के जगह रख सकते हो। यहाँ पर ध्यान रखना कि एम कभी भी लिथियम आयंस नहीं होता है, एम कभी भी लिथियम आयंस नहीं होता है। ये भी मोनोवैलेंट है, बट ये नहीं होता है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज की वजह से। तो इसको याद करने के लिए फोर्थ कॉपी में लिखा गया है, अमीना कब्र से बोली। अमीना, अमीना मतलब अमोनिया, कब्र से बोली। कब्र मतलब अमीना में देखो, अमीना में ये दोनों आ गया, अमीना अमोनिया सोडियम, ना में सोडियम। कब्र से, कब्र में ये दोनों आ गया, से मतलब ये बोली ऐसे ही है। इसी तरह ट्राइवेलेंट केटायंस में ध्यान रखना, उसको भी याद करने के लिए बोला गया है कि फिलहाल कोई गाकर बनाए। फिलहाल, फिलहाल, फिलहाल कोई, फिलहाल कोई गाकर सुनाए। कोई मतलब क्या, फिलहाल कोई गाकर सुनाए। कोबाल्ट, गैलियम और आपका क्रोमियम। तो ये सब एलिमेंट यहाँ पर रखा जा सकता है। देखो फेमस डबल सॉल्ट क्या है, एलम बोलते हैं, एलम, पोटास एलम, पोटास एलम, पोटास एलम। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो मोनोवेलेंट केटायंस होता है वहां पर हम पोटासियम को रख देंगे, पोटासियम K2SO4 डॉट, K2SO4, एम डैश की जगह एल्युमिनियम को रख देंगे, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 24 वाटर। तो ये क्या है, इसको हम पोटास एलम बोलते हैं, पोटास एलम बोलते हैं। फिर इसी तरह एक और देखा होगा, लिखा हुआ क्रोम एलम, क्रोम एलम की जगह ये एल्युमिनियम की जगह क्रोमियम को रखते हैं। इसी तरह आयरन एलम, आयरन एलम का भी फॉर्मूला लिखा होगा कि यहाँ पर अमोनिया होगा और दूसरा जगह आयरन होगा। इन जनरल फेमस सबसे ज्यादा पोटास एलम। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बहुत सारा है। जैसे अगर अगर हमको पोटास एलम बनाना है तो KTSO4 सिंपल सॉल्ट, ये भी सिंपल सॉल्ट, दोनों को रिएक्शन करा देंगे दो सिंपल सॉल्ट का, तो आपका डबल सॉल्ट बन जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बताया हूँ कैसे प्रिपरेशन करते हैं। इसके बारे में और कुछ तो इम्पोर्टेंट बात तो नहीं है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है क्या, ये कोई भी डबल सॉल्ट, ये जो एलम्स होता है ना, एलम्स ध्यान रखना, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ये एसिडिक नेचर्स का होता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक नेचर्स का होता है। ये बात दिमाग में ध्यान रखना। ये जो एलम्स होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक नेचर्स का होता है। जैसे देखो कैसे एसिडिक नेचर, हम जानते हैं ये जो डबल सॉल्ट है, आप देख रहे हो डबल सॉल्ट, तो ये K2SO4 इट इज ए मिक्सचर ऑफ KOH और H2SO4। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हम ये भी जानते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़े हैं कि कभी भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आयंस का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, हमेशा वीक आयन का हाइड्रोलिसिस होता है। ये बताया हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो इन दोनों का हाइड्रोलिसिस, ये आयंस और इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि इसका पेरेंट स्ट्रॉन्ग है, तो इस आयंस का हाइड्रोलिसिस कभी नहीं होता है। हाँ, एल्युमिनियम, इसका पेरेंट क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से आया और क्या H2SO4 से आया। और ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एक बात ध्यान रखना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो एल्युमिनियम आयन भी कैसा हो जाएगा, वीक बेस। अगर एल्युमिनियम आयन वीक बेस हो जाएगा तो ये जो इसका एक्वस सॉल्यूशन जो आएगा, इसमें इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, दैट वन विल बी, दैट वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट एसिड है, वीक पार्ट बेस है, इसलिए इसका एक्वस सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, एसिडिक नेचर्स का होता है। एलम्स का यूजेज जानते हो कि अगर कभी भी ब्लड ब्लीडिंग होता है तो अगर हम वहां पर एलम्स को अगर वहां पर रगड़ लेंगे, अगर एलम्स उसके ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगा। क्योंकि एलम्स के अंदर क्या होते हैं, एलम्स के अंदर आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। और ये जो ब्लड होता है ना, ब्लड आपका नेगेटिव कोलॉइड बोलते हैं, ब्लड इज ए नेगेटिव कोलॉइड, एलम इज ए पॉजिटिव कोलॉइड। तो ये दोनों रिएक्ट कर क्या बना देता है, कोअगुलेट कर जाता है, कोअगुलेट कर लेगा
और आपका जो भी ब्लीडिंग है वो रुक जाएगा। इसी तरह इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी यूज करते हैं। चलो तो इतना ही है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था मैं बता दूंगा। उसके बाद हम कार्बन फैमिली में मूव करते हैं। कार्बन फैमिली, तो कार्बन फैमिली में सबसे पहले हम यहाँ पर कार्बन फैमिली में क्या क्या पढ़ना है देखो। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में क्या ध्यान रखना, एक तो इसको एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। एलोट्रोप्स में मेनली आप डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ोगे, और एक और होता है बकमिनिस्टर फुलरिन, वो भी थोड़ा देख लोगे। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखोगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद, इसके बाद कार्बन के बाद होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में देखोगे, सिलिकेट, सिलिकेट देखोगे, सिलिकॉन बोलते हैं, सिलिकॉन, इसके बारे में भी देखोगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बारे में देखो। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बात है मैं उसी से शुरू करता हूं। सबसे पहले अगर आप पेज खोलोगे तो सबसे पहले मैं इसको खत्म कर देता हूं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आप निकालो, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बारे में आप उसके बारे में आप पहले से भी जानते हो, डायमंड ग्रेफाइट के बारे में आप पहले से भी, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारा है। हाँ, तो ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट वन इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। फिर तुम कलाकारी करना शुरू कर दिया सुवर्ण। तो देखो, नहीं सर, चलो तो ये मैं हो बता रहा गया हूँ। सर। सर, हो गया, मैं इच्छा करके नहीं किया। अच्छा, चलो चलो यहाँ पर देखो, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन का मेनली दो एलोट्रोप्स, तीन एलोट्रोप्स ध्यान रखना। तो एक तो आपका होता है दैट वन इज क्रिस्टलाइन, इसका एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, एक एमोर्फस फॉर्म होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म आप जानते होंगे, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन। और इसका एमोर्फस फॉर्म उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, खाली नाम याद रखना, चारकोल हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, कोक हो गया, ये सब इसका क्या है, एमोर्फस फॉर्म है। तो हम लोग पहले सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें। क्रिस्टलाइन फॉर्म एमोर्फस फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको सॉलिड स्टेट में डिटेल्स में पढ़ाया कि क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमोर्फस फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। तो हम ग्रेफाइट में बात करेंगे। तो ग्रेफाइट में क्या होता है ना, तो यहाँ पर देखो, ये ग्रेफाइट का कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो नीचे बनाया हो देख रहे हो, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। तो ग्रेफाइट में क्या देखोगे ना,
तो ग्रेफाइट का हर एक कार्बन, जैसे यहाँ पर ये कार्बन देख रहे हो, ये कार्बन देख रहे हो, तो ये कार्बन यहाँ पर, ये कार्बन देख रहे हो, जो भी कार्बन है ना, ये जो कार्बन है, ये सब कार्बन है, दे ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट का हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। डायमंड का इसी तरह से, अभी से ही ध्यान रखो, डायमंड का हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन अगर आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होते हैं, ये जो ग्रेफाइट होते हैं, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये डिफरेंस ध्यान रखो अभी से ही। पहला, ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ग्रेफाइट में क्या होते हैं, ग्रेफाइट में ये कार्बन कार्बन एक हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं, हेक्सागोनल। ये एक लेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये देख रहे हो, हेक्सागोनल का एक लेयर है और ये हेक्सागोनल का दूसरा लेयर है, इसी तरह हेक्सागोनल का तीसरा लेयर है। और हर एक लेयर के बीच क्या होते हैं, वेंडरवाल फोर्स एक्ट करते हैं, वीक फोर्स एक्ट करते हैं, वीक वेंडरवाल फोर्स एक्ट करते हैं। और इसी वीक वेंडरवाल फोर्सेस एक्ट करने के कारण ये जो आपका ग्रेफाइट का लेयर दिख रहा है, ये दूसरा लेयर दिख रहा है, ये तीसरा लेयर दिख रहा है, हर एक लेयर एक दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एक अच्छे लुब्रिकेंट की तरह यूज होते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना है आपको। तो चलो, क्या क्या चीज हम बताए, एक बार पढ़ लो ये क्या क्या लिखा गया है। क्या, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज बता दिया। इसमें 3 बॉन्ड बने हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, जो चौथा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो प्योर p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहता है। और चौथा जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये चौथा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो मेनली पाई बॉन्ड बनाता है। चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये देखोगे, ये जो हेक्सागोनल लेयर दिख रहा है ना, ये जो हेक्सागोनल दिख रहा है, ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री दिख रहा है ना हर एक कार्बन के पास, वो क्या होता है, मेनली पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर कर एक डीलोकलाइज रिंग बनाता है। तो ये बात ध्यान रखना, ये लिखा गया है कि ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल सीट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्लेनर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन फॉर्मिंग पाई बॉन्ड एंड डीलोकलाइज लेयर। ये सब तो बता चुका हूं। हाँ, तो और क्या, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बातें बता चुका हूँ, कोई नया बात नहीं है। रिपेलिंग में, हाँ, ये ध्यान रखना, ये जो ग्रेफाइट होते हैं डायमैग्नेटिक होते हैं। इट इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। आपको मैं बताया कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। इसलिए ग्रेफाइट डायमैग्नेटिक होता है। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ग्रेफाइट एक हेक्सागोनल लेयर्ड फॉर्म बनाता है और ये डिफरेंट हेक्सागोनल लेयर कैन स्लाइड स्लाइड ओवर ईच अदर। इसलिए क्या होते हैं, एक अच्छे ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करते हैं। यही सब इंपॉर्टेंट बातें हैं ग्रेफाइट में, और कुछ नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें था मैं बता दिया। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आते हैं डायमंड में। डायमंड में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लो एक बार। डायमंड में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायमंड क्या होते हैं ना, डायमंड में हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। जैसे आप देखा कि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाते हैं और चौथा इलेक्ट्रॉन दूसरे चौथा इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर एक डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स बनाता है, जिसके कारण वो डायमैग्नेटिक होता था। इसी तरह ग्रेफाइट में देखोगे ना, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएंगे। हर एक कार्बन
4 बॉन्ड बनाकर एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट करते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए क्या होते हैं ये डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 डायमेंशनल जेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, 3 डायमेंशनल जेंट लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इसको हम कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं, कोवेलेंट सॉलिड। और इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो ये बात ध्यान रखना, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क के कारण, ये 3 डायमेंशनल जेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो यहाँ पर, जैसे इसका अगर मैं सॉलिड स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसको देखो, इसको लिखा गया यहाँ पर, यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज क्यूबिक इन नेचर, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड आर एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस ड्यू टू विच इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो जैसे देखो यहाँ पर देख रहे हो क्यूब है, ये इस तरह का ही तो ग्रेफाइट है आपका, ग्रेफाइट इस तरह का ही टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। तो आप देख सकते हो, आप ऐसा मानो कि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर दूसरा कार्बन है, यहाँ पर तीसरा कार्बन है, यहाँ पर चौथा कार्बन, और ये बीच वाला कार्बन है, बीच वाला कार्बन। अगर मैं ये सबको ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा, एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाएगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाएगा। तो ये बोला गया है कि यूनिक सेल ऑफ डायमंड इज क्यूबिक इन नेचर, क्यूबिक इन नेचर। और ये एक इस तरह का देख रहे हो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाता है। उसके बाद और कुछ देखो, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो मैं, ये जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है ये मैं आपको थर्मोडायनामिक्स में बताया था कि ग्रेफाइट और डायमंड ये जो होते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि थर्मोडायनामिकली कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। ये डायमंड जो होता है ना, काइनेटिकली स्टेबल होता है, काइनेटिकली स्टेबल। अगर आप ग्रेफाइट से डायमंड बनाना चाहते हो तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इस प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। तो अगर ये जो ग्रेफाइट होता है ना, ये आपका मोस्ट एबंडेंट इन नेचर से, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में देखोगे आपको कार्बन ग्रेफाइट ही मिलेगा। कार्बन डायमंड तो क्या होते हैं, एक तरह से इनर्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शंस ही नहीं करते हैं। ये ग्रेफाइट जो होता है, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में आपको ग्रेफाइट ही मिलेगा। ये लिख दिया है, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कंडीशन बता दिया गया है। और हम जानते हैं ग्रेफाइट इज मोस्ट रिएक्टिव एंड दे टेक पार्ट इन ऑल ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो भी जहां पर रिक्वायर्ड होते हैं ना, कार्बन ग्रेफाइट ही आपका पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलो, ग्रेफाइट से रिलेटेड भी जो भी बातें था हमने बता दिया। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा है फुलरीन। फुलरीन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ, और ऐसे भी आप लोग पढ़कर आए होंगे। तो इसमें क्या है, फुलरीन मेनली ना, फुलरीन जो होता है आपका, ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। C60 होता है, C30 होता है। C60-30 का मतलब क्या होता है कि उस फुलरीन में 60 कार्बन होंगे, 30 कार्बन होंगे, 72 कार्बन का भी होता है। मोस्ट पॉपुलर C60 होता है। तो इसमें क्या देखो बोला गया है, इसको एक बार पढ़ लीजिए कि इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक फुटबॉल, फुटबॉल की तरह होता है, जिसमें एक विच कंटेन स्फेरिकल बॉल्स ऑफ कार्बन। उसमें क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है कि उसमें क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द कार्बन आर बॉन्डेड विथ 3 अदर बॉन्ड्स एंड सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। दिस स्ट्रक्चर कंटेन्स अल्टरनेट पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल। उसमें देखोगे, फुलरीन में देखोगे 5 मेंबर का भी आप कार्बन चेंज, 5 मेंबर का भी रिंग देखोगे, 6 मेंबर का भी रिंग देखोगे, दोनों तरह का मेंबर रिंग आपको देखने को मिल जाएगा फुलरीन में। तो ये बोला गया है कि दिस स्ट्रक्चर कंटेन अल्टरनेट हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स। बिकॉज ऑफ दिस ऑल द डबल बॉन्ड्स आर नॉट इन कंजुगेशन। जैसे आप ग्रेफाइट में देख रहे थे कि हर एक जो पाई बॉन्ड्स था एक दूसरे से कंजुगेटेड था, एक डीलोकलाइज स्ट्रक्चर बना रहा था, डीलोकलाइज, जहां पर
पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजीली हो रहा था, बट ये फ्लोरीन में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन अच्छी तरह से नहीं है बिकॉज ऑफ पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग। तो यही बोल रहा है कि नोट हेंस टू टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर फाउंड। डायमंड में देखोगे एक ही तरह का कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगा, ग्रेफाइट में देखोगे एक ही तरह का कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगा, बट फ्लोरीन में दो तरह का कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होता है। एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और एक पार्शियल कार्बन 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 कार्बन, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये जो सेकेंड टाइप का बॉन्ड होगा ना तो डबल बॉन्ड होगा ना तो सिंगल बॉन्ड होगा, दोनों के बीच में होगा, पार्शियल बॉन्ड होगा। और इसका बॉन्ड लेंथ बता दिया कि 1.34 से 1.54 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा। फिर क्या हो गया C60 के अंदर, ये एक इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछे हैं कि C60 के अंदर 12 पेंटागोनल रिंग होते हैं और 20 हेक्सागोनल रिंग होते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। तो फ्लोरीन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं चाहिए, इतना ही ध्यान रख लिए तो बहुत ज्यादा है। देखो जैसे बना भी दिया गया है, बना भी दिया है, इसको देख लो, देख सकते हो आप कि इसके अंदर देखो ये बीच में पेंटागोनल रिंग है और ये सब क्या है, ये सब देख सकते हो हेक्सागोनल रिंग है। फिर उसके बाद आगे देखोगे फिर से पेंटागोनल रिंग, हेक्सागोनल रिंग, और इसी तरह से ये क्या होंगे, एक बॉल लाइक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो तीनों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, कॉपी में एनफ इंफॉर्मेशन लिखा गया है और इस तरह से लिखा गया है कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया तो उसको दिमाग में रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन में क्या अंतर है। तो पहला तो अंतर है, ये तो बता दिया हूँ कि इसको हम ऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक बेंजीन है और ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है। कल ही मैं इसका स्ट्रक्चर बताया हूँ। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, ये एक नॉन पोलर है और ये एक पोलर कंपाउंड है, क्योंकि इसमें देख रहे हो अल्टरनेटिव प्लस माइनस चार्ज है, इसलिए ये क्या होते हैं, ये पोलर होते हैं। और ये भी बताया गया कि इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है केमिकली मोर रिएक्टिव होता है देन ऑर्गेनिक बेंजीन। उसके बाद क्लोरीनेशन की बात आया, जब इसका हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट मिलता है। एक मैं फ्रीडल क्राफ्ट ये एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ, तो उसमें बताया हूँ कि यहाँ पर अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये हम क्लोरीन जानते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट भी देंगे, मेटा प्रोडक्ट भी देंगे, पैरा प्रोडक्ट भी देंगे। इसी तरह इसमें क्लोरीनेशन कराओगे ना तो टोटल 4 प्रोडक्ट मिलता है। कैसे, एक पहला देख रहे हो ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये मेटा प्रोडक्ट है, ये पैरा प्रोडक्ट है। बट अभी इसमें देखोगे, इसमें एक एटम बोरोन है और दूसरा एटम नाइट्रोजन है। तो हम देखें यहाँ पर क्या, बोरोन के रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन ऑर्थो पोजीशन, फिर बोरोन ये बोरोन और ये बोरोन मेटा पोजीशन। इसी तरह से एक और छूट रहा है, अगर मैं नाइट्रोजन, यहाँ पर देख लो चौथा प्रोडक्ट में क्या देख रहे हो, इसका जो कहाँ पर क्लोरीनेशन हुआ है, एक यहाँ पर नाइट्रोजन है और दूसरा नाइट्रोजन पर हुआ होगा, ये यहाँ पर मिसिंग है। इसलिए टोटल इस केस में ध्यान रखना कि जब भी इसका डाइक्लोरीनेशन कराया जाता है तो 4 प्रोडक्ट मिलता है और इसमें 3 प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ऑल द एटम्स आर कार्बन और यहाँ पर अल्टरनेट बोरॉन कार्बन का अरेंजमेंट होने की वजह से यहाँ पर मोनोक्लोरीनेशन करने पर टोटल 4 प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। ये डिफरेंस है, तो ये बात ध्यान रखना है। और भी एक डिफरेंस अगला पेज में लिखा गया है, तो उसको भी देख लीजिए जल्दी से। हाँ, बेंजीन का रिएक्शन HCl के साथ नहीं होता है, बट दूसरा बोला गया है इनऑर्गेनिक बेंजीन गिव्स एडिशन प्रोडक्ट विथ HCl, और ये प्रोडक्ट भी बनाकर देख लिया बनाया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। हाँ, इसलिए अब कॉपी को रख दिए ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए। जो समझाने रिएक्शन लिखने की बात आएगी तो उसमें बोर्ड पर मैं समझाता हूँ। ये सब पूरा थियोरेटिकल चीज है, तो थियोरेटिकल चीज को अगर आपके सामने रहेगा तो ज्यादा समझोगे आपको। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ है कॉपी में, हम आप सिलिकॉन के बारे में मतलब आप सिलिकेट और सिलिकॉन को भी यही खत्म कर देते हैं, सिलिकेट और सिलिकॉन। तो ये पहला कंपाउंड जो है यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, दैट वन इज कार्बोडेंडम। इसको हम सिलिकॉन कार्बाइड भी बोलते हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड और डायमंड का स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, हमने इसमें क्या किया है ना,
ये जो आप सिलिकॉन कार्बाइड देख रहे हो, ये जो कार्बोरेंडम देख रहे हो, इसमें से आधा कार्बन को हमने सिलिकॉन के साथ रिप्लेस कर दिया गया। अगर डायमंड में देखोगे तो यहाँ पर कार्बन था, बट यहाँ पर देखोगे सिलिकॉन है। सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन फैमिली का है तो 4 बॉन्ड बनाएगा ही। इसी तरह से इसमें क्या लिखा गया है कि ईच कार्बन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड। जैसे डायमंड में भी क्या था, ईच कार्बन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड विद अदर 4 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर क्या है, ईच कार्बन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड विद सिलिकॉन एटम्स एंड ईच सिलिकॉन एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड विद कार्बन एटम। मतलब इतना ध्यान रखना कि डायमंड में से अगर आधा कार्बन को हम सिलिकॉन से रिप्लेस कर देंगे तो सिलिकॉन कार्बाइड बन जाए। वही चीज बोल दिया गया, ये भी 3D जेंट लाइक स्ट्रक्चर है, कोवेलेंट सॉलिड है। जैसे आपका ग्रेफाइट और डायमंड भी एक कोवेलेंट सॉलिड है। अगर आपको याद हो, सॉलिड सेट याद हो, तो उसमें कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल्स में मैं दिखाया था, डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बोरेंडम, ये सब सिलिकॉन कार्बाइड वहां पर दिखाया था। बहुत तरह का सॉलिड था, एक आयनिक सॉलिड था, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड था, और एक आपका कोवेलेंट सॉलिड था। याद करो, सॉलिड से शुरू में जब सॉलिड से शुरू किए थे तो ये सब बताए थे आप, उसका एग्जांपल में लिखाए थे ये सब। इसी तरह हम नेक्स्ट अभी शुरू करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिलिका। तो सिलिका इंपॉर्टेंट है क्या, देखो यहाँ पर पहला बेसिक क्वेश्चन पूछा करते हैं एग्जाम्स वगैरह में कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बट सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 सिलिका, जिसको हम रेत बोलते हैं, बालू बोलते हैं, जिसको बालू बोलते हैं, वो क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजंस में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बन रहा है ना, ये 2p पाई है। मतलब क्या, कार्बन का 2p ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों मिलकर क्या बना लिया है, 2p पाई बॉन्ड बनाया है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बट अगर सिलिकॉन भी उसी तरह बॉन्ड बनाना चाहे तो ये क्या होगा, 3p पाई बॉन्ड होगा। और ये जो 3p पाई 2p पाई बॉन्ड होता है, ये वीक होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। तो ये कभी भी सिलिकॉन, आपको याद रखना है कि सिलिकॉन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। सिलिकॉन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाना प्रीफर करता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सब बनाता है। सिलिकॉन डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि उसमें जो ओवरलैपिंग होता है 3p 2p पाई का ओवरलैपिंग होता है, विच इज ए वीक ओवरलैपिंग। इसी कारण क्या होता है, सिलिकॉन कभी भी SiO2 नहीं बनाता है। सिलिकॉन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। यहाँ लिख दिया है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट यूनिट बिकॉज 3p पाई 2p पाई बॉन्ड इज नॉट स्टेबल। सिलिकॉन हमेशा क्या होता है, SiO बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस तरह का बॉन्डिंग होता है। सिलिकॉन देखो, सिलिका कैसा है, सिलिका का स्ट्रक्चर बना दिया गया है। सिलिका में देख सकते हो, सिलिकॉन हमेशा SiO बॉन्ड बनाया है। और ये 3D जेंट मॉलिक्यूल्स है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और सिलिकॉन ऑक्साइड ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका 3D जेंट लाइक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सटेंसिवली हाई हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक। चलो, उसके बाद ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अब हम सिलिकेट में मूव कर जाते हैं। आप लोग को बोला था पढ़ने के लिए, तो पढ़ लिए ये टाइम निकाल कर? सर वो पढ़े हाफ थे? हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ। चलो, तो मैं एक बार पढ़ा दे रहा हूँ, उसको एक बार घर में जाकर जरूर पढ़िएगा। तो सिलिकेट में क्या लिखा गया, देखो, इन सिलिकेट सिलिकॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज। वो दिख भी रहा है, सिलिकेट में सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। बेसिक रिपीटिंग यूनिट क्या होता है, सिलिकेट समझना इंपॉर्टेंट है। सिलिकेट मेनली बच्चा को समझ में नहीं आता है। तो सिलिकेट क्या होता है, बेसिक रिपीटिंग यूनिट क्या होता है, SiO4 ये यहाँ पर बनाकर स्ट्रक्चर बनाया गया है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मतलब कार्बन का स्टैंड टाइप का, जैसे मीथेन में अरेंजमेंट होता है ना, उसी तरह
तो यहाँ पर देख लो बीच में सिलिकॉन है और ये सब ऑक्सीजन है और हर एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। तो सिलिकेट के अंदर बेसिक रिपीटिंग यूनिट आपका SiO4 4 माइनस ही होता है। ये 3D रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन। बट हम लोग अपना कॉन्वीनियंट, अपना समझने को इजी करने के लिए हम 2D रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे। 2D रिप्रेजेंटेशन कैसा है, 2D रिप्रेजेंटेशन थोड़ा समझो इसका। ये जो सिलिकेट बना हुआ है तो इसका 2D रिप्रेजेंटेशन कैसा है। आप क्या देखो, अगर मैं यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल को इमेजिन करो, ये ट्रायंगल को इमेजिन करो। इस ट्रायंगल के ऊपर ऐसा लगेगा ये सिलिकॉन इस ट्रायंगल के सेंटर पर है, ये सिलिकॉन इस ट्रायंगल के सेंटर पर है और उस सिलिकॉन के ऊपर ये ऑक्सीजन रखा हुआ। क्या इमेजिन करोगे, ये जो सिलिकेट आपका बना हुआ है ये इस तरह से दिखाई देगा, कुछ ये किस तरह से दिखाई देगा कि ये तीन ऑक्सीजन, ये तीन ऑक्सीजन ऐसा, ये तीन ऑक्सीजन जो यहाँ पर है ना, ये तीनों दिखा रहा हूँ, ये तीनों ऑक्सीजन और उसके उसके ऊपर ये सिलिकॉन बीच में होगा और उसके ऊपर एक ऑक्सीजन रखा होगा। ये सिलिकेट का 2D रिप्रेजेंटेशन है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। आप देख पा रहे हो कि ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और इस सिलिकॉन के ऊपर एक ऑक्सीजन, सिलिकॉन के ऊपर ऑक्सीजन और सिलिकॉन बीच में डॉट के फॉर्म में बनाया गया है। तो 2D रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है इसका, इस सिलिकेट का 2D Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन। हाँ, Yes. तो हाँ चलो उसके यहाँ पर देखो ये बता दिया कि डॉट जो है वो सिलिकॉन है और ये जो बड़ा जैसा है वो दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन है यहाँ पर। और यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे हम सिलिकेट में देखें कि कोई भी ओ बॉन्ड नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कोई बॉन्ड नहीं है। तो आप ऐसा मत समझने लगना कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड है, बॉन्ड नहीं है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच। देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर बॉन्ड किसके किसके बीच है, सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है। देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, बॉन्ड इज बिटवीन द सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो यही बात यहाँ पर बताया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। अब ये 2D रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग बहुत टाइप का सिलिकेट होता है, जैसे ऑर्थो सिलिकेट क्या होता है, पैरो सिलिकेट क्या होता है, चेन सिलिकेट क्या होता है, साइक्लिक सिलिकेट क्या होता है, 2 डायमेंशनल सीट सिलिकेट क्या होता है, 3 डायमेंशनल सीट सिलिकेट क्या होता है। ये सबको एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं ऑर्थो सिलिकेट से, ऑर्थो सिलिकेट से शुरू करते हैं। तो ऑर्थो सिलिकेट में ध्यान रखना कि नो ऑक्सीजन एटम इज शेयर, कोई भी ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं है। और यहाँ पर ये जो अभी बेसिक यूनिट देख रहे थे ना, अभी इसके ऊपर जो बना रहे थे, यही आपका ऑर्थो सिलिकेट है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, SiO4 4 माइनस, और इसमें क्या, इट कंटेन डिस्क्रीट यूनिट फॉर्म और नो शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन आर देयर। ये तो सिंपल है, एग्जांपल जैसे बता दिया है, विरकॉर्न, बिलेमाइट, ये सब एग्जांपल है इसका ऑर्थो सिलिकेट का। अब हम ये ऑर्थो सिलिकेट समझना आसान है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पायरो सिलिकेट को समझते हैं, पायरो सिलिकेट को समझते हैं। तो पायरो सिलिकेट में ध्यान रखना, एक पहली बात क्या, इसमें एक ऑक्सीजन मतलब दो सिलिकेट, दो बेसिक सिलिकेट यूनिट के बीच एक ऑक्सीजन का शेयरिंग होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही क्या कि 1 ऑक्सीजन इज शेयर्ड। क्या जैसे देख रहे हो, ये एक बेसिक सिलिकेट यूनिट है, ये एक बेसिक सिलिकेट यूनिट है, ये दूसरा बेसिक सिलिकेट यूनिट है, और इन दोनों के बीच में ये जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन शेयर्ड है। जो भी एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जो भी ऑक्सीजन शेयर्ड हो गया, जो भी ऑक्सीजन शेयर्ड हो गया, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बना लेता है तो न्यूट्रल रहता है। ऑक्सीजन जब 1 बॉन्ड बनाता है तब उसके ऊपर माइनस चार्ज, उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए माइनस चार्ज इसके ऊपर आता है। तो ऑक्सीजन जब भी शेयरिंग होगा, दिमाग में बैठा लो कि ऑक्सीजन जब भी शेयरिंग में होगा कि आप उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रखोगे। जब 1 बॉन्ड बनाएगा तो माइनस चार्ज देना उसके ऊपर। तो यही चीज बोला गया है कि दिस ऑक्सीजन इज शेयर, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ पर देखिए, क्या आप देखिएगा, जो आप देख रहे हो कि इन दोनों सिलिकेट यूनिट में एक ऑक्सीजन शेयर्ड है।
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल 2 सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन यहाँ पर है, एक सिलिकॉन यहाँ पर है, टोटल 2 सिलिकॉन है। ऑक्सीजन टोटल कितना है, ऑक्सीजन देखोगे तो टोटल 7 ऑक्सीजन, और इसके ऊपर 7 ऑक्सीजन भी होगा, 7 ऑक्सीजन। हर एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज नहीं है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इस ऑक्सीजन के 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 ऊपर माइनस चार्ज है। बट ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, ये जो शेयर्ड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Si2O7 6 माइनस। ये जो पायरोसिलिकेट का फॉर्मूला है, पायरोसिलिकेट में क्या ध्यान रखना है कि 2 बेसिक सिलिकेट यूनिट के बीच एक ऑक्सीजन का पेयरिंग होगा। तो क्या ये बात समझ में आ रहा है, बताओ। पायरोसिलिकेट, यस सर। ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पायरोसिलिकेट समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ के हम साइक्लिक सिलिकेट को समझते हैं। तो अभी तक आपने 2 सिलिकेट पढ़ा, एक पहला ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट में कोई भी ऑक्सीजन शेयरिंग नहीं होता है, वो एक डिस्क्रीट यूनिट के फॉर्म में रहता है। दूसरा फॉर्म होता है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में क्या होता है, एक ऑक्सीजन का शेयरिंग होता है, और इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, Si2O7 6 माइनस। इसी तरह साइक्लिक सिलिकेट जो होता है बच्चे, साइक्लिक सिलिकेट में देखोगे 2 ऑक्सीजन का शेयरिंग होगा। साइक्लिक सिलिकेट में मतलब 2 ऑक्सीजन का शेयरिंग होगा। तो ये क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना क्या है, SiO3 होल n और ऊपर पावर -2 है। तो इसका बेसिक यूनिट का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, इसको हम क्या बोला गया, द सिलिकेट कंटेन दीज आयंस आर कॉल्ड साइक्लिक सिलिकेट। चलो इसको हम साइक्लिक सिलिकेट बोलते हैं। साइक्लिक सिलिकेट भी बेसिकली क्या होता है, 2 तरह का होता है। साइक्लिक सिलिकेट भी 2 तरह का होता है। साइक्लिक सिलिकेट, एक जो मोस्ट कॉमन साइक्लिक सिलिकेट आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पर n का वैल्यू क्या, n का वैल्यू अगर 3 कर दूं तो क्या होगा, Si3O9 6 माइनस। तो इसका ये जब n का वैल्यू 3 होगा तो ऐसा होगा, अगर n का वैल्यू 6 कर दे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Si6O6 और -12 हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे, जो क्या Si3O9 6 माइनस का। देखो यहाँ पर एक बेसिक सिलिकेट यूनिट आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरा बेसिक सिलिकेट यूनिट, और ये तीसरा बेसिक सिलिकेट यूनिट है। आप ये देख पा रहे होंगे, जो मैं ऑक्सीजन को थोड़ा कलर्ड किया हूँ, ये ऑक्सीजन ये एक बेसिक यूनिट है। ये इस बेसिक यूनिट का 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। इसी तरह इसको ऑब्जर्व करूं तो इसका भी 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। इसका भी देखोगे 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, मतलब हर एक यूनिट का 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। आप अगर टोटल चार्ज भी देखना चाहोगे ना, तो टोटल चार्ज आप देखोगे -6 से ही आएगा। कैसे -6 आएगा, तो अगर पूछेगा तो देखो, ये ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है, 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 ये ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है। ये सब जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, शेयर्ड ऑक्सीजन एटम है। और मैं बोला हूँ कि शेयर्ड ऑक्सीजन एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो टोटल -6 ही चार्ज आएगा। तो ये फॉर्म आपको समझ में आ रहा होगा। जब n का वैल्यू 6 होगा तो क्या होगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर देख रहे हो कितना 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 बेसिक यूनिट है, एक बेसिक यूनिट, दूसरा बेसिक यूनिट, तीसरा बेसिक यूनिट, चौथा बेसिक यूनिट, 5वां बेसिक यूनिट, 6 बेसिक यूनिट। और हर एक यूनिट में, अगर इस यूनिट में भी देखोगे तो 2 ऑक्सीजन जो मैं टिप किया हूँ वो शेयर्ड है। इसी तरह इस यूनिट में भी 2 ऑक्सीजन है। तो इसी तरह आप इसको समझ सकते हो। अगर ये वाला फॉर्म आपको समझ में आता है तो ये वाला फॉर्म भी समझ में आता है। एक बार आप इसको अच्छा से ऑब्जर्व करके देखें और समझ में आ रहा है या नहीं, और मुझे बताएं। सर उस सिलिकॉन्स का नंबर जो होगा बेसिक यूनिट्स उतना ही होगा, और उसके डबल वो माइनस चार्ज हो जाएगा, यही तो। हाँ, ये बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखो ना, ये वाला बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखो। और मेनली ये जो एग्जाम में पूछा करते हैं ना, और n वैल्यू 3 के लिए और n वैल्यू 6 के लिए, यही 2 पूछा करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो आप उसमें क्या करना, n का वैल्यू 3 रख देना, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर n का वैल्यू 6 रखोगे तो ये आ जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर मैं बना दिया हूँ, समझा दिया हूँ समझाने के लिए। आप देख रहे हो इसमें भी 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। हर एक यूनिट दूसरे यूनिट से
दो ऑक्सीजन एटम शेयर करता है। इसमें भी देख रहे हो हर एक यूनिट दूसरे यूनिट से दो ऑक्सीजन एटम शेयर करता है। तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर आपको पल्ले पड़ रहा है या दिक्कत है अभी भी? नहीं सर, समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है, गुड। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट थोड़ा देखो क्या होता है। हाँ सॉरी, इसके पहले क्या था, सबसे पहले हम पढ़े ऑर्थोसिलिकेट, नो ऑक्सीजन एटम से। फिर उसके बाद पढ़े पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में एक ऑक्सीजन एटम शेयर था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, दैट वन इज साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक साइक्लिक सिलिकेट में क्या बताया, दो ऑक्सीजन एटम शेयर होगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट में भी, चेन सिलिकेट बेसिकली दो तरह का होता है। ये पहला तरह का जो सिंपल चेन होता है, ये जो सिंपल चेन होता है, इसमें क्या होता है, टू ऑक्सीजन एटम शेयर होगी, टू ऑक्सीजन एटम शेयर होगी, एज लाइक साइक्लिक सिलिकेट। इसमें क्या होता है देख सकते हो, ये क्या होगा, शेयर्ड एटम्स फॉर्म ए लॉन्ग चेन आएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसके पहले में क्या था, वो जो शेयर्ड, वो जो आपका बेसिक यूनिट था, एक तरह का रिंग बना रहे थे, एक तरह का साइकिल बना रहे थे। इसमें क्या है, एक एक आपका लॉन्ग चेन बनाएंगे, एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं, देख ले वो एक लंबे चेन बना रहे हैं। यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ये एक बेसिक यूनिट है, ये दूसरा बेसिक यूनिट है, ये तीसरा बेसिक यूनिट है। हर एक बेसिक यूनिट, जैसे मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो क्या देख रहे हो कि दो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो दो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, इसको ऑब्जर्व करूं दो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। इसी तरह ये लंबा चेन बनता चला जाएगा। और इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, वही वाला फॉर्मूला जो आपका साइक्लिक सिलिकेट वाला फॉर्मूला था ना, SiO3 होल n और उसके ऊपर -2n, यही वाला फॉर्मूला इसमें भी काम कर जाएगा। चलो, उसके बाद ये डबल सिलिकेट थोड़ा समझना दिक्कत होता है। डबल सिलिकेट को समझो। डबल सिलिकेट में क्या होगा, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करो थोड़ा। तो इसमें क्या है, इसमें बोला जाता है कि 2.5 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। मतलब इसमें ध्यान रखना क्या, कि इट कंटेन टू टाइप ऑफ यूनिट। इसमें से क्या होता है, दो कॉर्नर एटम्स, टू कॉर्नर ऑक्सीजन एटम्स शेयरिंग यूनिट है, और ये थ्री कॉर्नर ऑक्सीजन एटम शेयरिंग। मतलब ये जो डबल चेन सिलिकेट में क्या होगा, कुछ एटम आधा, एक अगर आपका डबल चेन सिलिकेट है तो उसमें से आधा आधा जो टेट्राहेड्रल यूनिट होगा, टेट्राहेड्रल रिपीटिंग यूनिट होगा, उसमें क्या होगा, दो ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे। और आधा जो टेट्राहेड्रल यूनिट होगा उसमें तीन ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे। इसलिए ओवरऑल बोला जाता है कि इसमें 2.5 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, क्योंकि इसमें आधा दो आधा आधा पार्ट में देखोगे कि दो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, और आधा पार्ट में देखोगे थ्री ऑक्सीजन एटम शेयर्ड। इसलिए ओवरऑल बोला जाता है कि इसमें 2.5 ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड। चलो, तो उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो उससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं इसके स्ट्रक्चर के पास लेके चलता हूँ। देखो ये स्ट्रक्चर है इसका। तो ये स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो क्या है, इसको ऑब्जर्व करो। ये क्या है, ये जो अभी मैं बनाया हूँ, ये आपका एक तरह से सिंपल चेन है। ये दूसरा सिंपल चेन है, ये दूसरा सिंपल चेन, अभी थोड़ा देर पहले सिंपल चेन बताया था, ये सिंपल चेन, ये दूसरा सिंपल चेन। तो ये सिंपल चेन में आप देख पा रहे होगे कि इस सिंपल चेन में क्या है, दो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। यहाँ भी दो ऑक्सीजन शेयर्ड है, दो ऑक्सीजन शेयर्ड है। तो ये बोल दिया कि दो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड। ये जो तीसरा सिंपल चेन देख रहे होगे, इसमें भी दो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। जैसे इस यूनिट को देखो, दो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड। ये जो बीच वाला आप देख पा रहे होंगे, बीच वाला, जैसे बीच वाला इस यूनिट को देखो, इस यूनिट को देखो, तो इसमें से क्या दिखाई देगा, इसमें टोटल तीन ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, तीन ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। इसमें देखो, इसमें भी देखोगे तीन ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। मतलब आप क्या ध्यान रखोगे, इस सिलिकेट में, इस सिलिकेट में क्या होते हैं, आधा बेसिक यूनिट जो होते हैं जिसके अंदर दो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं, आधा बेसिक यूनिट दिखाई देगा जिसके अंदर तीन ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि ओवरऑल इसमें 2.5 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं। तो ये क्या आपको चेन सिलिकेट समझ में आ रहा है? चेन सिलिकेट भी दो तरह का,
एक सिंपल चेन सिलिकेट और दूसरा क्या था, सिंपल चेन सिलिकेट और दूसरा क्या था, दैट वन इज डबल चेन सिलिकेट। चलो, अब उसको अगर ये समझ में आ गया है तो पांचवा टाइप का होता है 2D शीट सिलिकेट। एक 2D शीट सिलिकेट और एक लास्ट है आपका 3D शीट सिलिकेट। तो 2D शीट सिलिकेट थोड़ा समझ लो। तो 2D शीट सिलिकेट में क्या होगा, टोटल 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होगा, 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होगा। और इसका बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखना, ये बता दिया जाए, याद भी करना पड़ेगा, Si2O5N और उसके ऊपर पावर -2 है। इसमें 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। ये देखो इसका बनाया गया है। तो इसमें देखो, इसमें ऑब्जर्व करो, ये क्या है, 2D शीट सिलिकेट है। 2D शीट सिलिकेट जैसे ये तो क्या है, ये इस तरह से बनाया गया, ये तो और भी लंबा चेन होगा ना, 2 डायमेंशनल होगा। तो जैसे अगर ये यूनिट को यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये यूनिट को समझाना चाहता हूँ। ये जो बेसिक यूनिट है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है हर एक में। जैसे मैं इसको इसमें भी देखूं तो 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। हर एक बेसिक यूनिट को दिखाओगे देखोगे तो उसमें 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। अगर 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे तो क्या बनाएगा, वो 2D शीट सिलिकेट बनाएगा। अगर अगर यहाँ पर फिर है 3D शीट सिलिकेट। 3D शीट सिलिकेट में क्या होगा, जितना भी ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन एटम है ना, चारों का 4 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होंगे 3D शीट सिलिकेट में। तो 3D शीट सिलिकेट में क्या है, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट आर शेयर्ड। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला थोड़ा यहाँ पर गलती लिख दिया गया है। इसका फॉर्मूला एक्चुअली होना चाहिए SiO2 होना चाहिए, SiO2 होना चाहिए। इसमें क्या होते हैं, ऑल ऑक्सीजन एटम्स, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऑल ऑक्सीजन एटम आर शेयर। जैसे यहाँ पर क्या है, ये 3 डायमेंशनल बनता है। जैसे ये सिलिकॉन देखोगे, इसका ये भी ऑक्सीजन शेयर्ड है, ये भी ऑक्सीजन शेयर्ड है। इसी तरह ऊपर भी ऑक्सीजन होगा, ये भी शेयर्ड होंगे। हर एक ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होंगे। एक टेट्राहेड्रल यूनिट का जो भी 4 ऑक्सीजन एटम्स है वो क्या होंगे, आपस में शेयर्ड होंगे। तो ये क्या बना देगा, 3D शीट सिलिकेट। और इसका फॉर्मूला ये पर यहाँ पर ध्यान रखना, ये फॉर्मूला एक्चुअली होना चाहिए SiO2 होना चाहिए। इसी को हम सिलिका भी बुलाया करते हैं। तो बेसिकली बेसिकली 3D शीट सिलिकेट जो होता है उसी को सिलिका बोलते थे। सिलिका का स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें हम क्या बोले थे कि SiO बॉन्ड होता है। याद है, अभी थोड़े दिन पहले बताए थे सिलिका। यस सर। यस सर। चलो, तो ये आपको 3D शीट सिलिकेट भी समझ में आ गया। उसके बाद इसी का एक पार्ट होता है सिलिकॉन्स होता है। सिलिकेट का अगर कंपाउंड में चले तो एक सिलिकॉन होता है। तो सिलिकॉन को एक बार पहले पढ़े, थोड़ा सा रेस्ट ले ले ताकि आपको, सिलिकॉन कहाँ गया, यही लास्ट पेज है क्या, ये लास्ट पेज है, इसके बाद पेज ही, चलो मैं सिलिकॉन को समझा देता हूँ। सिलिकॉन लगता है इसमें नहीं आ पाया क्या, तो सिलिकॉन यहाँ पर ही होगा, सॉरी यहाँ पर है हाँ यहाँ सिलिकॉन है। इसको एक बार सिलिकॉन को देखें, फिर मैं समझा रहा हूँ।
चलो, हाँ तो मैं अब सिलिकॉन पढ़ा रहा हूँ, सिलिकॉन को समझो थोड़ा। तो सिलिकॉन में क्या होता है, जैसे जैसे हम एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़े थे, ऑर्गेनोमेटालिक जिसमें कार्बन और मेटल्स के बीच बॉन्ड होता था, इसी तरह क्या होता है सिलिकॉन जो होता है, ये जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन इज ए सिंथेटिक कार्बन, सॉरी सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब मैनमेड, सिंथेटिक ऑर्गन, सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड, ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड जिसके अंदर क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट क्या होता है, दैट इज R2SiO। जैसे अगर आपको याद हो तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, याद करो, इसको क्या बोला जाता है? एसीटोन सर। अच्छा एसीटोन बोला जाता है, तो टोन सर। हाँ इसको बेसिक कीटोन बोला जाता है, हाँ कीटोन बोला जाता है। तो अगर यहाँ पर कार्बन को हटाकर सिलिकॉन लगा दूं, सिलिकॉन लगा दूं तो इसको हम सिलिकॉन बोलते हैं। तो कीटोन सिलिकॉन एक ही जगह एक ही टाइप का है। तो यहाँ पर कार्बन रहेगा तो हम इसको कीटोन बोलेंगे, अगर यहाँ पर सिलिकॉन रहेगा तो हम इसको सिलिकॉन बोलते हैं। तो क्या इसके अंदर बेसिक रिपीटिंग यूनिट क्या होता है, R2SiO। चलो, उसके बाद बोला गया है कि हेल्ड टुगेदर बाय, इसके अंदर देखोगे ना, सिलिकॉन के अंदर देखोगे SiO2 बॉन्ड होता है। जैसे आपका सिलिका के अंदर SiO2 के अंदर क्या होता है, SiO2 बॉन्ड होता है। इसी तरह आपका सिलिकॉन के अंदर क्या होते हैं, SiO2 बॉन्ड होते हैं। चलो इसको बनाते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा करते हैं। तो सिलिकॉन्स जो बेसिकली क्या करते हैं, लास्ट पोर्शंस में तो इसको इग्नोर कर देते हैं, बट ये सब समझने वाला है। और जो इसके इसके बाद देखोगे ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रिपरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन, ये सब सिंपल है, इसको आप इजिली समझ, आप भी समझ सकते हो। बट ये सब थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, और फिर आप पढ़ोगे तो समझ में भी नहीं आएगा। तो उसके बाद देखो थोड़ा सा इसमें क्या बोला गया है कि इसका बेसिक, दीज कंपाउंड हैव जनरल फॉर्मूला, दीज कंपाउंड हैव जनरल फॉर्मूला R2SiO होल एन। हम जानते हैं बेसिक रिपीटिंग यूनिट तो यही है, इसी का होल एन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें बोला गया है जहां पर R क्या है, अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, दीज सिलिकॉन्स आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस कराना पड़ता है किसका, अल्काइल या एराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन, क्लोरोसिलेन का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब जाकर तब जाकर क्या होता है, आपका सिलिकॉन्स बनता है। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस के बाद हमको क्या करना पड़ता है, पॉलीमराइजेशन करना पड़ता है सब्सिक्वेंटली। देखो क्या क्या कराना पड़ता है, इसको समझो। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लोरोसिलेन बनाओगे, क्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस, उसके बाद क्या करेंगे, क्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, और क्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे, और पॉलीमराइजेशन के दौरान ही मेरा क्या होगा, सिलिकॉन्स बन जाए। तो यही काम करने वाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरोसिलेन्स का बनाने का मेथड देखेंगे, क्या देखेंगे, क्लोरोसिलेन्स का बनाने का मेथड। तो क्लोरोसिलेन बनाने का दो मेथड है, पहला क्या है, अगर आप RCl का रिएक्शन सिलिकॉन से करा दोगे तो ये क्या क्या करेगा, हम जानते हैं, देखो सिलिकॉन मेनली 4 बॉन्ड बनाता है, तो अगर यहाँ पर 3 क्लोरीन आ गया तो एक ही अल्काइल ग्रुप होगा, ये एक बनाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइसिलेन, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइसिलेन। या तो इस तरह का भी बना सकता है R2SiCl2, इसको बोलते हैं डाइसिलेन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वन इज मोनोसिलेट, दिस वन इज मोनोसिलेट। तो जब आप RCl अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन सिलिकॉन से कराओगे तो ये मिक्सचर बनता है, मिक्सचर बनता है, मतलब ट्राइसिलेन भी बनेगा, डाइसिलेन भी बनेगा, मोनोसिलेन भी बनेगा। या तो आप ऐसे करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन SiCl4 से करा दे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो आपका यहाँ पर क्या बना, ट्राइसिलेन बना। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 2 यूनिट लोगे तो डाइसिलेन बनेगा। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 3 यूनिट लोगे तो क्या होगा, मोनोसिलेन बनेगा। तो बेसिकली आप क्या क्या यहाँ पर चीज दिया, आप मोनोसिलेन डाइसिलेन, मोनोसिलेन बोलने का मतलब एक ही क्लोरीन एटम, डाइसिलेन बोलने का मतलब 2 क्लोरीन एटम, ट्राइसिलेन बोलने का मतलब 3 क्लोरीन एटम। तो क्या आप यहाँ पर से मोनोसिलेन, डाइसिलेन, ट्राइसिलेन बनाना सीख गए। अब हमको क्या करना पड़ता है ना, इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है मोनोसिलेन। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखो,
हमने क्या लिया, मोनोसिलेन लिया। मोनोसिलेन ये है क्या है, ये क्या है, मोनोसिलेन। मोनोसिलेन क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ही क्लोरीन एटम है। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो क्या करना है, क्लोरीन को हटाना है, OH डाल देना, इसका हाइड्रोलिसिस हो गया। मैं बोला हूं कि सिलिकॉन कैसे बनता है, जब हम जब हम क्लोरोसिलिकॉन को क्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस करने के बाद पोलीमराइजेशन कराते हैं, तब जाकर सिलिकॉन बनता है। तो ये तो बना, ये तो बन गया क्या, मोनोक्लोरोसिलेन है। इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका दो यूनिट ये एक मोनोसिलेन है, ये ये मोनोसिलेन का हाइड्रोलिसिस करने पर ये बना, यहाँ पर देख लो, ये दूसरा हाइड्रोलिसिस करने पर ये बना। अब इन दोनों को क्या करना है, एक पानी निकाल देना, वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देना। तो ये क्या बना, ये एक क्या बना, ये एक सिलिकॉन बना। सिलिकॉन बना, कैसे बना सिलिकॉन, सबसे पहले आप क्या किया, मोनोक्लोरोसिलेन बनाया, फिर उसके बाद क्या किया, उसका हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या किया, हम दोनों दोनों को पॉलीमराइज करा दिए, डायमराइज करा दिए। तो ये क्या बना, एक सिलिकॉन बना। सिलिकॉन के अंदर क्या होता है, SiO2 बॉन्ड होता है, बता रहे थे ना थोड़ी देर पहले। क्या ये समझ में आया, मोनोसिलेन। यस सर। चलो इसी तरह डाइक्लोरोसिलेन को थोड़ा समझो। डाइक्लोरोसिलेन, तो डाइक्लोरोसिलेन देखो, ये डाइक्लोरोसिलेन अभी हम इसको बनाना बताए थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, या RCl का रिएक्शन हम करा देंगे सिलिकॉन से, तो अब बन जाएगा। चलो ये डाइक्लोरोसिलेन, सबसे पहले हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दोनों क्लोरीन को हटाकर 2H लगा। अब इसको इसके अंदर क्या करेंगे ना, हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये क्या होगा, पोलीमराइज करा दो, मतलब इस एक यूनिट और दूसरे यूनिट के साथ पोलीमराइज कर दो। जैसे देखो, ये एक यूनिट है, ये जो यहाँ लिखा गया है ना, ये यूनिट बनाया गया है, और ये दूसरा यूनिट, इसी का दूसरा यूनिट। हम क्या करेंगे, दोनों को फ्यूज किए और पानी निकाल दिए। ये देख रहे हो, ये चेन ऐसे लंबा बढ़ता जाएगा, ये भी चेन ऐसे लंबा बढ़ता जाएगा, और इसमें इसी तरह का चेन आप देखोगे। इसलिए इसमें बेसिक रिपीटिंग यूनिट क्या है, SiO SiRr, ये बेसिक रिपीटिंग यूनिट है। आप ये क्या बन गया, ये सिलिकॉन बन गया। अगर ये जो आपका ये जो सिलिकॉन बना, इसको अगर आप टर्मिनेट कराना चाहते हैं, इसको हम रोकना चाहते हैं, ये इस तरह का लंबा चेन नहीं बने, लंबा चेन बनाने से रोकना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, मोनोक्लोरोसिलेन के साथ रिएक्शन कराएंगे। वो क्या करेगा, ये टर्मिनल एटम्स को, ये जो टर्मिनल एटम है इसको ब्लॉक कर देगा। जैसे कैसे करेगा, उसको अगले पेज में समझो। पहले इतना समझ में आ रहा है, ये वाला बताओ, डाइक्लोरोसिलेन। यस सर। चलो अगर डाइक्लोरोसिलेन समझ में आ रहा है, तो इसको अगर हमको, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछे क्या है, अगर हम डाइक्लोरोसिलेन को फ्यूज अगर टर्मिनेट कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे, तो इसको पढ़ो आप। दिस चेन कैन बी टर्मिनेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग R3SiOH। ये क्या है, ये जब मोनोक्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस कराए थे तभी ये बना था R3SiOH। तो या इसको लिखा गया है, इसको दूसरा भाषा में लिखा गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ, ये क्या है, दिस वन इज डाइक्लोरोसिलेन और दिस वन इज मोनोक्लोरोसिलेन। तो क्या होगा, इस तरह का तो चेन बन ही रहा था। अगर ये OH को, और ये क्या था, जब हम मोनोक्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस कराए थे तो इसी तरह बनेगा, ये भी इसी तरह से मोनोक्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इसी तरह बनेगा। और इसको जब हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, सॉरी, जब यहाँ से पानी निकाल देंगे तो क्या होगा, ये जो टर्मिनल टर्मिनल था पहले, जो डाइक्लोरोसिलेन में OH था, बट अगर यहाँ पर मोनोक्लोरोसिलेन आ जाएगा तो ये तो क्या होगा, टर्मिनेट हो गया, आगे अब चेन नहीं बनेगा। यहाँ पर भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। पहले डाइक्लोरोसिलेन में OH था, इसलिए दूसरे यूनिट के साथ कंबाइन कर वो लंबा लंबा चेन बना रहता है। बट अगर यहाँ पर मोनोक्लोरोसिलेन डाल देंगे तो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यही बता रहा था कि मोनोक्लोरोसिलेन डालने से क्या हो गया, ये चेन टर्मिनेट हो गया। इसी तरह ट्राइक्लोरोसिलेन देखो, ट्राइक्लोरोसिलेन को आप खुद समझने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाकर। ट्राइक्लोरोसिलेन को समझो थोड़ा।
हाँ सर, सर 8 मेंबर का एक रिंग बनेगा। अच्छा, 8 मेंबर का रिंग बने। यस सर। एस आई ओ अल्टरनेट कर। चलो अच्छी बात है। तो चलो ये क्या होगा, एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर जनरेट करेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जब हम ट्राइक्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सिलिकॉन बनेगा। तो सिलिकॉन बनाना अल्टीमेटली सिंपल है। तो सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकेट क्या होता है, कार्बोरेंडम क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, डायमंड क्या होता है, बकनिस्टर फुलरिन क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको समझाया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग ये सब पढ़ने के बाद तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक काम मैं दे रहा हूँ, कार्बन कंपाउंड का, कार्बन सॉरी कार्बन फैमिली का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप खुद पढ़ लीजिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं देखा कुछ ऐसा नहीं है। बोरॉन फैमिली का फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस है, बट कार्बन फैमिली का फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। सब चीज अच्छी तरह से लिखा गया है, आप इजी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए थोड़ा बॉन्डिंग, थोड़ा आपका पीरियोडिक टेबल्स का फंडा क्लियर होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड होता है, बेसिक जो आपका फंडामेंटल चीजें है वो क्लियर होगा। तो मैं होप करूंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप खुद पढ़ें, क्योंकि मैं बोला हूं कि नोट्स देने का मतलब होता है कि उसमें से इंपॉर्टेंट चीज को हमको बताना। हल्का चीज जो आपको इजी चीज है उसको तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज था, सिलिकॉन था, ये सब नहीं समझ में आता तो उसको मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है आपको। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप खुद पढ़ लीजिए। अब हम इसका आते हैं, उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, देखो पहले रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो ये किस तरह का, देखो एक तो आप अगर इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो एमओ टाइप का कंपाउंड बनाएगा। जैसे हम जानते हैं कि कार्बन फैमिली का जो ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है, इनर गैस NH2 NP2 टाइप का होता है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट वन इज +4 और +2 भी होता है। +2 क्या, +2 किसमें होगा, जिसमें इनर पेयर इफेक्ट लगेगा उसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे मैं अगर बात करूं पीबी में, पीबी रेयरली PbO2 बनाता है, PbO बनाना प्रीफर करता है क्योंकि इनर पेयर इफेक्ट के कारण लीड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +4। तो कभी भी देखोगे, एक चीज और बता दो, Pb+2 वाला +4 वाला हमेशा एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसका टेंडेंसी है कि हम जल्दी से जल्दी PbO में कन्वर्ट हो जाए, जल्दी से जल्दी मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +2 चला जाए। तो इसलिए PbO2 इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो, तो ये तो बेसिक थोड़ा बता दिया। मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो या तो एमओ टाइप का कंपाउंड बनाएंगे या तो NO2 टाइप का कंपाउंड बनाएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखा गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, इसी तरह और सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड लिखा गया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो मैं बता, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल नेचर के होते हैं। कौन कौन सा 3 ऐसा न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जाम्पल बताओ। न्यूट्रल ऑक्साइड
एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और कौन बताया था, याद करो जल्दी सा। न्यूट्रल ऑक्साइड, भूल गया। सर एनो है सर, एनो। हाँ एनो, एनोन, और एक N2O। हाँ ये 3 न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो ये सब चीजें बार बार पूछते हैं, ये सब चीज को याद रखो। कौन कौन सा एम्फोटिक ऑक्साइड है, कौन कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये सब चीजें याद रखना है। और एम्फोटिक ऑक्साइड को याद करने का पीरियोडिक टेबल्स में मैं ट्रिक भी बताया था, तो उसको एक बार रिफर करें। जब तक आप खुद ने, टीचर 10 बार पढ़ा दे, जब तक आप खुद हाथ पर नहीं मारोगे, खुद नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत है। कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हो तो कॉम्पिटिशन में आपको पैर हाथ बहुत चलाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। टीचर तो हेल्प करेगा बट अल्टीमेटली आप ही को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आप ही को आंसर टिक करना है, टीचर्स को नहीं। चलो इसी तरह तो ध्यान रखना। इसी सर, तरह लीड और कमांडर, टीन सर एम्फोटेरिक बनेगा। हाँ लीड और लेड टीन। और टीन, लेड और Yes. टीन एम्फोटेरिक बनाता है। चलो तो Yes. ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह सिलिकॉन ऑक्साइड, इसी तरह और भी जर्मेनियम ऑक्साइड, इसी तरह से लेड ऑक्साइड, इसी तरह से टीन ऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड हो गया। तो पहला वाला ये जो ऑक्साइड देखोगे ना, ये सब एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। ये दोनों ऑक्साइड जो देखोगे ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। फिर ये तो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, रिएक्शंस विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर क्या बनाते हैं, MX4 टाइप का कंपाउंड बनाते हैं, MX4, क्योंकि इस ग्रुप का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। हाँ भले ही नीचे जाओगे, जैसे लेड के लिए ये NH2, लेड के लिए ये PbX2 टाइप का कंपाउंड बनाएगा, ये PbX4 नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि इनर पेयर इफेक्ट के कारण इसका +2 ऑक्सीडेशन से ज्यादा स्टेबल होता है। और लिख भी दिया है कि PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट, और ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा क्या करता है, यहाँ पर रिएक्शन जैसे लिखा गया, जैसे PbO2 यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सामने वाला HCl इसके सामने लाओगे ना, तो HCl को, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर Cl2 में पहुंचा देगा, क्लोरीन का -1 से 0 में पहुंचा देगा, और खुद रिड्यूस होकर PbO बनाएगा, PbO बनाएगा, खुद रिड्यूस होकर, सॉरी, खुद रिड्यूस होकर PbCl2 बनाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला Pb बनाएगा। इसी तरह अगर PbI4 ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लिखा गया वहां पर PbI4 क्या है, यहाँ पर लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये सामने वाला आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है, आयोडीन में बदल देता है, और खुद खुद क्या होता है, PbI2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रिएक्शन देख रहे हो ये एक दिस वन इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से, क्योंकि यहाँ पर लीड +4 से +2 में जा रहा है और आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, और वो भी कैसा, दिस वन इज इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। फिर इसी तरह यहाँ पर उसी तरह और एग्जांपल दिया कि MnO2 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सामने वाला HCl को ऑक्सीडाइज कर Cl2 में कन्वर्ट कर देता है, और खुद रिड्यूस होकर MnCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब जो रिएक्शन देख रहे हो ना, इस रिएक्शन का एक ही फंडा है कि ये सब क्या है, PbO2 हो गया, चाहे PbI4 हो गया, चाहे MnO2 हो गया, ये सब एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तुरंत अपने आप को ऑक्सीडाइज, तुरंत अपने आप को रिड्यूस करके +2 में कन्वर्ट करना चाहता है। तो ये सब समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी, इसके बाद स्टेबिलिटी वाला जो फंडा है उसको ध्यान रखो। स्टेबिलिटी वाला, जैसे अगर पूछ दिया कोई आपसे कि SnX2 और PbX2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो क्या बोलोगे, बताओ। सर PbX2 में, PbX2, क्योंकि इसमें इनर पेयर इफेक्ट के कारण इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। इसी तरह अगर SnX4 है और ये PbX4 है, तो इसमें कौन ज्यादा स्टेबल, सर तो SnX4। हम लोग Sn, क्योंकि लेड का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो ये बात भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन, ये जो इस फैमिली का जो, अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे
तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -4 से +4 तक होता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नॉन मेटल्स के लिए बोला गया है, दैट वन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। जैसे अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज क्या होगा, तो क्या बोलोगे बताओ? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप -3 नंबर, to +5 सर। हाँ -3 to +5। कैसे निकाला? जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए दैट वन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, तो -3 to +5। इसी तरह ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज कितना होगा? कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज कितना होगा? सर -2 to +6। ना +6, चलो अच्छी बात है, गुड। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज कितना होगा? हाँ -1 to +7। तो ये सब पता होना चाहिए। तो इसलिए इस फैमिली का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज है -4 से +4 है। सिलिकॉन आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेड 10 और Pb +2 भी शो करते हैं, +4 भी करते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और स्टेबिलिटी रिलेटेड बातें तो कर ही लिए हैं। चलो, तो ये चैप्टर्स मैं तो इसको यहीं पर रोकूंगा। इस चैप्टर्स में मैं ओनली क्या बताने जा रहा हूँ, इस चैप्टर्स में अब बचा क्या चीज है? एक पहला चीज बचा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे, और दूसरा तीसरा बात कार्बाइड के बारे में थोड़ा बात करेंगे। मतलब आई होप दैट ये 15 से 20 मिनट में या मैक्सिमम रख लो आधा घंटा के, हाफ एन आवर के अंदर खत्म होगा। और आज ही हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी शुरू करेंगे। नाइट्रोजन फैमिली थोड़ा लेंदी होता है, और उसमें नाइट्रोजन फैमिली थोड़ा लेंदी है, उसमें टाइम लगता है। नाइट्रोजन फैमिली खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, नोबेल गैस फैमिली तुरंत खत्म हो जाता है। तो नाइट्रोजन फैमिली थोड़ा लेंदी है फैमिली। तो आज अगर शुरू करेंगे तो अगले मंडे को उसको नाइट्रोजन फैमिली को भी हम क्या करेंगे, उससे छुट्टी मिल जाएगा। चलो, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर।